जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मौर्य एजुकेशन 0 पर। गाइज कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। और काफ़ी हम लोगों ने पीछे क्लास 10th के मैथ्स के काफ़ी चैप्टर्स को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस सेशन का पहला ये क्लास है केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण के बारे में, यानी केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस के बारे में हमें पढ़ना है। यानी केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस के बारे में मुझे पढ़ना है। तो देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की क्लास में हम लोग पहले आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले चैप्टर का ले लेंगे, फिर कल से इन क्लासेस को कंटिन्यू वैसे ही रन करने वाले हैं। देखिएगा आज तो सबसे पहले हम लोग क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ये पहला लेक्चर है। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले अगर बात करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया, सबसे पहले आता परिवर्तन क्या होता है। तो गाइस, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन होता है और दूसरा रासायनिक परिवर्तन होता है। जब भी भौतिक परिवर्तन होता है तो कोई भी दूसरा नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है। यानी वो एक चीज़ से दूसरे चीज़ में पुनः वापस आ जाता है। यानी ऐसा परिवर्तन जब वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, पुनः दूसरे से पहले वाले में बन जाता है, तो वो कहलाता है आपका भौतिक परिवर्तन। लेकिन जब भी रासायनिक परिवर्तन आपका होता है तो रासायनिक परिवर्तन में आपका एक बार से अगर दोबारा कोई नया पदार्थ बन जाता है तो नए पदार्थ से पुनः कोई पहला पदार्थ नहीं बन पाता, पुनः वही आपका वापस आकर के पदार्थ नहीं बन पाता। जैसे अब बात करें जल का जमना, ठीक है, ये क्या हो गया, ठोस से द्रव हुआ, द्रव से गैस में कन्वर्ट हुआ, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। केवल इसकी अवस्था परिवर्तन हो रहा है। पुनः आप ठोस से यानी बर्फ़ से आप क्या करोगे, द्रव में यानी जल में कन्वर्ट कर लोगे, फिर जल को ठंडा करोगे, आपका बर्फ़ बन जाएगा। पानी को गर्म करोगे, भाप बन जाएगा, भाप को ठंडा करोगे, फिर से पानी बन जाएगा। तो ये होता है आपका भौतिक परिवर्तन। यानी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में, यानी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन करें, दूसरे से पहले में आ जाए, तो भौतिक परिवर्तन होता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन जैसे बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की, तो रासायनिक परिवर्तन में अगर कोई भी पदार्थ एक बार उसका रासायनिक परिवर्तन हुआ है तो दोबारा फिर वो पुनः वापस आकर के वही पदार्थ नहीं बन सकता है। जैसे दूध से दही का बनना, दूध से अगर एक बार दही बन गया तो पुनः दही से दूध हम लोग नहीं बना सकते। यानी दूध से दही का बनना या दूध का जमना, दही का जमना, ये आपका क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे कागज़ का जलना, मोम का पिघलना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन नहीं होते हैं। क्योंकि अगर एक बार कागज़ जल गया तो पुनः वो आपका फिर से एक कागज़ नहीं बन पाएगा। तो ये होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन के बाद बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, यहाँ पे डेफिनेशंस आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। वे अभिक्रियाएँ जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। जब भी किसी पदार्थ के उसके संगठन में, उसके गुणों में और उसकी संरचना में अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो वो क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। सॉरी, समीकरण तो नहीं कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। ये हो गया। तो इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रियाएँ जिनमें पदार्थों के संगठन, जिसमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा उनकी संरचना में जब परिवर्तन आता है तो क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल यहाँ पे ले रखा है, जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है, जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, आपका जिंक सल्फेट प्राप्त होता है और इसके साथ साथ वहाँ पर जल बनता है। अगर इसी जो रासायनिक अभिक्रिया है, इसी को हम लोग क्या करें, संकेतों या गुण, ठीक है, अणुसूत्रों के द्वारा, संकेतों या सूत्रों के द्वारा इनको व्यक्त करते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों या चिन्हों या सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब जैसे ये अभिक्रिया लिखी हुई रासायनिक अभिक्रिया, इसे मुझे रासायनिक समीकरण में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको चिन्हों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से इसको प्रदर्शित करेंगे। जिंक ऑक्साइड, जिंक का फॉर्मूला क्या होता है, Zn, और ऑक्साइड क्या होता है, O, और यहाँ पे प्लस लगा हुआ। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, क्या होता है, H2SO4। जब भी ये अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, यहाँ से Zn SO4 के साथ रिएक्शन कर लेता है और क्या बना देता है, जिंक सल्फेट बना देता है।
क्या बना देता है, जिंक सल्फेट। H2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है और क्या बना देता है, H2O बना देता है। क्लियर। तो ये बन जाता है आपका रासायनिक समीकरण। ऊपर जो लिखी हुई है क्या कहलाती है, आपकी रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। उम्मीद है कि आपको रासायनिक समीकरण और रासायनिक अपक्रिया में फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा। रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, जब भी किसी पदार्थ के संगठन, गुणों या उसकी संरचना में परिवर्तन होता है तो रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। जब इसी रासायनिक अपक्रिया को प्रतीकों, चिन्हों या सूत्रों के माध्यम से उसको व्यक्त करते हैं तो क्या कहलाता है, ये रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो रासायनिक अपक्रिया हमें समझ में आ गई। अगर मैं बात करूं यहाँ पे अभिक्रियाएं दो तरीके से हो सकती हैं। पहली अभिक्रिया क्या हो सकती है, तो एक अभिक्रिया, इस अभिक्रिया के अगर प्रकार की बात करें तो ये होता है आपका दो प्रकार की। एक नाभिकीय अभिक्रिया होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, एक नाभिकीय अभिक्रिया होती है और दूसरी कौन सी होती है, रासायनिक। ये नाभिकीय अभिक्रिया हो गई और दूसरी होती है रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया। तो इसको बस एक बार पढ़ लीजिएगा, जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप इसके नोट्स बना लीजिएगा। देखिएगा, नाभिकीय जो अभिक्रिया होती है इसमें क्या होता है, परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु के नाभिक भाग लें उन्हें क्या कहते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन अगर अभिक्रिया के प्रकार में है तो अभिक्रिया के प्रकार में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है, जब किसी परमाणु के नाभिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो अभिक्रिया क्या कहलाती है, नाभिकीय अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जब अभिक्रिया में पदार्थ के वाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, यानी किसी पदार्थ के जब इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो क्या कहलाती है, वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के वाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो ये हो जाती है आपकी रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। बता दिया कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया को क्या करना है, हमें चिन्हों या प्रतीकों या सूत्रों के माध्यम से जब उसको लिखते हैं या उसके माध्यम से व्यक्त करते हैं तो क्या कहलाता है, आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। तो यही होता है रासायनिक समीकरण का लिखना, जब उसको चिन्हों या सूत्रों के माध्यम से लिखा जाता है तो क्या कहलाता है, आपका रासायनिक समीकरण। इसके बाद बात करते हैं कि समीकरण दो तरीके से होते हैं, एक कंकाली रासायनिक समीकरण होता है, एक आपका संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। जो कंकाली रासायनिक समीकरण होता है उसी को कहा जाता है असंतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे कंकाली रासायनिक समीकरण। चलिए रेस करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, फटाफट नोट्स बनाते रहिएगा। आगे बात करते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। ठीक है, कंकाली रासायनिक समीकरण। एक थोड़ा सा डाउट है, देखिएगा यहाँ पे, इसमें तो एक चीज़ वर्ड यूज होती है अभिकारक और उत्पाद, ये भी पता होने चाहिए। तो अभी जो रिएक्शन लिखी थी मैं वही लिखे दे रहा हूँ। अभी मैंने क्या लिखा था, ZnO + H2SO4। बच्चों को अभी यही डाउट होगा, अभी देखना काफ़ी लोगों को नहीं पता, तो एकदम बेसिक से पढ़ाने वाले हैं। जिंक ऑक्साइड + सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या बनता था, जिंक सल्फेट, और साथ में क्या बनता था, वाटर बनता था, H2O बनता था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा अभिकारक या उत्पाद क्या होते हैं ये भी मुझे पता होना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आगे हर एक रिएक्शन में आपको अभिकारक और उत्पाद देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अभिकारक क्या होते हैं, तो सबसे पहले जो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण लिखते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण लिखते हैं, तो जो एरो के पहले, ठीक है, एरो के लेफ्ट साइड में जो भी आपके पदार्थ लिखे होते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अभिकारक। और जो एरो के राइट साइड में लिखे होते हैं, तीर के राइट साइड में लिखे होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्लियर है। अभिकारक क्या होते हैं, जो तीर के पहले लिखे होते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो तीर के बाद में लिखे होते हैं उत्पाद होते हैं। यानी इन अभिकारकों को जब मिलाते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। एक नया प्रोडक्ट तैयार होता है जो आपका क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। क्लियर है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। ठीक है,
ये हो गया, इसको इरेज करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, कंकाली रासायनिक समीकरण। ठीक है, कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है? देखिए, जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक में तत्व के अणुओं की या परमाणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित तत्व के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं होता है, तो क्या कहलाती है? आपके कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके दोनों पक्षों में, यानी अभिकारक में और उत्पाद में, दोनों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, तो क्या कहलाती है? आपकी कंकाली रासायनिक समीकरण। और अगर बराबर होती है तो क्या कहलाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण। दोनों मुझे पढ़ना है। कंकाली रासायनिक समीकरण डेफिनेशन लिखेंगे, वह समीकरण जिसमें जिसके दोनों पक्षों में तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बात करें, दोनों पक्षों में आपका क्या रहेगा? जो परमाणु तत्व दे रखे हैं उनके, यानी अभिकारक में और उत्पाद में जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या क्या होगी? बराबर नहीं रहेगी, तो क्या कहलाएंगे? आपके कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाएंगे। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन O2, और दोनों को जैसे ही बना दिया तो क्या बन गया? आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, MgO बन गया। ये आपका क्या हो गया? मैग्नीशियम। O2 क्या हो गया? ऑक्सीजन। तो ये बनता क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब देखेंगे इधर आपका Mg कितना है? इधर Mg आपका 1 है, इधर भी Mg आपका 1 है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, और इधर कितना है? 1 है। तो ये क्या बैलेंस है? दोनों तरफ बैलेंस नहीं है, तो इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब अभिक्रिया में अभिकारक के परमाणुओं, तत्व के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में उपस्थित तत्व के परमाणुओं की संख्या अगर बराबर नहीं होती है, तो क्या कहलाता है? आपका कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर है? चलिए, इतना नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, आगे बात करते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे कंकाली के बाद आता है संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसी में थोड़ा हम इरेज किए दे रहे हैं, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ये तो हो गया आपका कंकाली रासायनिक समीकरण, लेकिन हम बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण के। संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? सब कुछ पूरी डेफिनेशन वैसे ही रहेगी, बस चेंज आपको क्या करना है कि वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? संतुलित। नाम से क्लियर है, संतुलित मतलब बराबर। दोनों पक्षों में तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो बस यहाँ से इतना इरेज करना है आपको कि दोनों पक्षों में तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। कंकाली नहीं, यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या लिखना आपको? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। वह समीकरण जिसके दोनों पक्षों में तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे Mg दे रखा है, O2 दे रखा है, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के जब क्या करते हैं? दहन करते हैं तो क्या बनता है? आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है।
अगर यहाँ पे इनके परमाणुओं की संख्या को बराबर, तत्व के परमाणुओं की संख्या को अगर बराबर किया जाए तो इधर आपका 1 है, इधर भी 1 है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 1 है, तो इधर मुझे बराबर करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इधर देखेंगे Mg भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया आपका, लेकिन Mg बैलेंस नहीं है, तो इसको बराबर करने के लिए इधर मैग्नीशियम 2 है, इधर 1 है, इधर आप 2 से गुना कर दो, तो Mg भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, Mg भी 2, ऑक्सीजन भी 2। ये आपका क्या कहलाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा फटाफट इसको। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ें। चलिए चलिए इसके बाद अब आपको क्या करना है कि ये दोनों इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। फिर आगे हम लोग बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण को किस तरीके से बैलेंस करते हैं, रासायनिक समीकरण को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है, ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग ना, फिर इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन दिया जाता है बोर्ड में, लगभग हर किसी न किसी सेट में पूछा ही जाता है कि रासायनिक समीकरण को आपको बैलेंस करना है। 1 नंबर में पक्का श्योर हर बार पूछा जाता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, अब हमें संतुलित करना सीखना है दोनों समीकरणों को। जो भी समीकरण दिया रहेगा उसको हम किस तरीके से संतुलित करेंगे ये हमें सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ये तो किसी देखो, जब हम लोग यहाँ पे रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे तो एक अभिक्रिया ले लेंगे, एक समीकरण ले लेंगे, और उसी के माध्यम से हम लोग सीखेंगे किस तरीके से समीकरण को बैलेंस करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ अपनी ओर से और उसके बाद उसको बैलेंस करना आपको सिखाता हूँ। तो सभी लोग ये वाला, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हर बार किसी न किसी सेट में पूछा ही जाता है। देखो इस चैप्टर में कुछ ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और वो कुछ चीज़ें होती क्या है वो आपको पढ़ना है। सबसे पहला काम आपको पढ़ना है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ये सीख लेना इंपॉर्टेंट है। हर बार किसी न किसी सेट में, हो सकता है आपके ही सेट में आ जाए, तो ये आपको तैयार कर लेना किस तरीके से हमें क्या करना है, बैलेंस करना। तैयार होना है, मतलब इसके लिए एकदम अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। कैसा भी समीकरण आए मैं उसको बैलेंस कर लूँगा, इस कॉन्फिडेंस के साथ हमें इसको सीखना है। फिर इसके बाद दूसरा है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार हैं, 7-8 तरीके के हैं, जिसमें आपके प्रतिस्थापन, द्विविस्थापन, और इसके बाद आता है बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। ठीक है, और बहुत सारी अभिक्रियाएं, उनके प्रकार पढ़ेंगे। और प्रकार के बाद एक और टॉपिक, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है, इसके साथ साथ एक टॉपिक और इम्पॉर्टेंट है जो है आपका कोरोजन, संक्षारण जिसे कहा जाता है, लोहे पर जंग लगना। और एक और है, इसमें टिप्पणी पूछी जा सकती है संक्षारण पे। और इसके बाद एक और आता है रेंसिडिटी, विकृतिगंधिता। विकृतिगंधिता और संक्षारण, इन दोनों पे टिप्पणी पूछी जा सकती है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना तैयार कर लो, आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और कुछ अभिक्रियाएं हैं वो करना सीख लेंगे। रिएक्शंस हमें तैयार करने बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार 2-2 क्वेश्चन पूछे, 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं, 4 रिएक्शन है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे। चलिए, जैसे आपका दिया गया है CaCO3 + HCl, एक यहाँ पे अभिक्रिया लिख रहे हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये बन के तैयार होता है CaCl2 प्लस CO2 और प्लस H2। कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जब ठीक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराई जाती है तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है। इस अभिक्रिया की बात करें तो क्या बैलेंस अभिक्रिया है कि नहीं है, ये हमें देखना है, और अगर नहीं है तो इससे बैलेंस करना सीखना है। तो देखते हैं यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्शियम 1 है, कार्बन कितने हैं, 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन आपके 3 हैं, ऑक्सीजन आपके 3 हैं,
क्लोरीन हाइड्रोजन आपके कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पे Cl कितना है, उधर आपका Cl2 है, इधर आपका एक ही है। ठीक है, तो इसी चीज़ को मुझे क्या करना है, सीखना है। ठीक, इसी को मुझे बैलेंस करना है। और बैलेंस करने के लिए आपको एक बेहतर तरीका है, सबसे आसान तरीका है, चार्ट बनाइएगा। यहाँ पे लिखेंगे तत्व का नाम, फिर इसके बाद इधर वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, अभिकारक। अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, इधर वाले को उत्पाद कहते हैं। उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। तत्व का नाम, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से तत्व हैं। सबसे पहला आपका तत्व है कैल्शियम, दूसरा आपका कार्बन, तीसरा है आपका ऑक्सीजन, चौथा आपका हाइड्रोजन और पांचवा है आपका क्लोरीन। ये 4 आपके तत्व दे रखे हैं। इन्हीं में देखते हैं अभिकारक में इनके परमाणुओं की संख्या कितने हैं। कैल्शियम कितना है, 1 है। कार्बन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। हाइड्रोजन कितना है, 1 है। और क्लोरीन कितना है, 1 है। अभिकारक में ये हो गए। उत्पाद में देखते हैं कैल्शियम कितने हैं, 1 है। और इसके बाद कार्बन कितना है, यहाँ पे 1 है। और इसके बाद यहाँ पे कार्बन आपका कितना हो गया, 1 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन 2 और 1 मिला करके कितना हो गया, 3 हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हो गए। और यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 हो गया। ठीक है, ये देख रखें। अब यहाँ पे देखो, दोनों पक्षों में अगर देखेंगे तो कैल्शियम और कैल्शियम बराबर हैं, कार्बन और कार्बन बराबर हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बराबर हैं। और अनबैलेंस कौन कौन से हैं, संतुलित कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपके संतुलित नहीं हैं। ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे बड़ा वाला जो तत्व होता है, उस तत्व को सबसे पहले बैलेंस करते हैं। उस तत्व के परमाणुओं की संख्या को सबसे पहले बैलेंस करते हैं जहाँ पे संख्या ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, 3। और ये भाई साहब पहले से बैलेंस हैं। बड़े से इसलिए किया जाता है, हो सकता है मैं बड़े वाले को बैलेंस करूँ और छोटे वाले ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएं, है ना। तो पहले हम लोग किसको बैलेंस करेंगे, बड़े वाले को, जिसमें तत्वों के परमाणुओं की संख्या ज़्यादा है। क्योंकि बड़े वाले को सॉल्व करते करते कभी कभी क्या होता है, छोटे वाले ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाते हैं। इसलिए पहले किधर से, बड़े की तरफ। तो ये पहले से ही बैलेंस है, तो 3 वाले तो बैलेंस है। फिर 2 पे चलते हैं, 2 ही वाले हैं जो आपके अनबैलेंस हैं, यही है ना। ये हो गए, इनको थोड़ा सा नीचे लिख लो क्योंकि ये आपका ऊपर नीचे दिख रहा होगा। ये आपका इधर हाइड्रोजन आ गया और ये आपका क्लोरीन हो गया। चलिए, यही दोनों बैलेंस नहीं है। तो देखेंगे उत्पाद में इनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन अभिकारक में इनकी संख्या क्या है, कम। ये इधर वाले की संख्या है और ये इधर वाले की। इधर तो ज़्यादा है। अब ज़्यादा की तरफ गुणा कराने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ज़्यादा की तरफ अगर गुणा कराओगे तो ज़्यादा ही रहेगा। फिर किधर गुणा कराएंगे, कम की तरफ। और कम की तरफ जैसे ही गुणा कराएंगे, 2 बनाना है तो इसको 2 से गुणा कर देते हैं। और हाइड्रोजन में जैसे ही 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा हो जाएगा। और जैसे ही 2 से गुणा किया तो हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी क्या हो गया, जो 1 था वो भी क्या बन गया, 2 बन गया। ये हाइड्रोजन भी ख़त्म। अब देखो दोनों बराबर हो गए, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। 3 तो पहले से बराबर था। सारी चीज़ें बैलेंस हो गई और इसी को कहते हैं क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बस इसी तरीके से इतना बैलेंस करना था आपको। अब अच्छे फ्री के नंबर देके जाते हैं। अगर आपको आता है बैलेंस करना तो इस तरीके से आपको नंबर मिल जाएंगे। और सीधे 1 नंबर में पूछा जाता है, क्योंकि आपका पेपर ही 20 नंबर का होता है। 20 में अगर इतना सीख लोगे, अगर एक क्वेश्चन आपका फंस गया तो मान के चलो 1 दिन का काम हो गया। 1 दिन में अगर आप एक नंबर का तैयार करो तो 20 दिन में यार 20 नंबर तो तैयार ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका बैलेंस करने का। अभी और भी हम लोग बैलेंस करेंगे। तो आज वाले क्लास में बस केवल इतना ही रखते हैं कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है। कल जब हम लोग आएंगे तो और बहुत सारी अभिक्रियाएं लेकर आएंगे और बहुत सारे समीकरण लेके आएंगे जिनको बैलेंस करना रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक रखते हैं। आज की वीडियो को बस यहीं तक। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और बहुत सारे समीकरण लेके आएंगे और उनको बैलेंस करेंगे। तो अगली वाली जो क्लास रहेगी उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको समीकरण को बैलेंस कराया जाएगा। 5-6 समीकरण लेके आएंगे और उन्हीं को बैलेंस कराएंगे, ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ अभिक्रियाओं को बैलेंस करने में। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। ठीक,
चलिए तो ठीक है, आज की क्लास बस यहीं तक। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद और वंदे मातरम। सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो। राधे राधे।